राइट, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर। इस टॉपिक में जाने से पहले थोड़ी सी मिडिल ईयर की एनाटमी कर लेते हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक में चले जाएंगे। ठीक है, एनाटमी में भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो एनाटमी ऑफ मिडिल ईयर में हमारे पास एक चीज़ कहलाती है मिडिल ईयर कैविटी, दूसरी चीज़ होती है मिडिल ईयर क्लेफ्ट। ठीक है, मिडिल ईयर कैविटी क्या है कि बिलफर्ज अगर ये एक्सटर्नल ईयर है, उसके बाद यहाँ पे टिम्पेनिक एक्सटर्नल एकोस्टिक मीटर्स है, फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, फिर जो हिस्सा आता है हमारे पास आता है वो मिडिल ईयर कैविटी का होता है, जिसमें हमारे पास मेलियस हो गया, इनकस एंड देन स्टेपिस। ठीक है, तो ये जो पूरी कैविटी है इसको हम कहते हैं मिडिल ईयर कैविटी। अब ये एक सॉर्ट ऑफ क्यूबॉइडल कैविटी होती है, इसके 6 बाउंड्रीज होती हैं, रूफ़ होती है जो क्रेनियल कैविटी से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इसकी जो रूफ़ है वो क्रेनियल कैविटी से रिलेटेड है। एंटीरियरली ये हमारे पास रिलेटेड होती है विद दी क्या कहते हैं इसको, कैरोटिड आर्टरी से सेपरेटेड होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। पोस्टीरियरली जो होता है इसके पास हमारे पास मेस्टोइड एंट्रम होता है या मेस्टोइड प्रोसेस होता है, तो वो से सेपरेटेड होती है, लेकिन उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं ऑडिटस। ठीक है, इस ऑडिटस और मेस्टोइड एंट्रम को याद रखना। ये ओटाइटिस मीडिया में अक्सर जो मिडिल ईयर कैविटी के इन्फ्लेमेशन है वो अक्सर फैलकर थ्रू ऑडिटस पहुंच सकती है टू दी मेस्टोइड एंट्रम वगैरह, लेकिन वो स्पेसिफिक टाइप होता है, वो फिर मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, पोस्टीरियरली हो गया। लेटरली हमारे पास आ जाता है यही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, एंड देन मीडियली इनर ईयर की आ जाती है, एंड देन फ्लोर ऑब्वियसली इसकी जुगुलर वेन से इसको सेपरेट कर रही होती है, तो ये इसके पास आ जाता है। उसके अलावा यहाँ इसकी एंटीरियर वॉल में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक टेंसर टिम्पेनाई का होता है और दूसरा जो होता है उसमें यूस्टेशियन ट्यूब होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूस्टेशियन ट्यूब इसको नेज़ोफेरिंग से कनेक्ट कर रहा होता है। तो यूस्टेशियन ट्यूब की जो फंक्शनिंग है वो क्या है कि इसके अंदर बेसिकली ये इसको एरेशन इसको करवाता है, मिडिल ईयर कैविटी की, इसको एयर प्रोवाइड करता है। तो नोज से जो एयर ब्रीथ इन करते हैं वो यूस्टेशियन ट्यूब से होती हुई मिडिल ईयर में जाती है, तो फिर वो बेसिकली उसकी फंक्शनिंग में उसकी मदद कर रही होती है। तो ये इसकी बेसिक एनाटमी हो गई हमारी मिडिल ईयर कैविटी की। और भी एनाटमी है इसमें, और भी डेप्थ है, लेकिन ओटाइटिस मीडिया के लिहाज से खासकर जितना हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इतना इनफ है। तो बेसिक्स ये हैं इसके। अब आ जाते हैं ओटाइटिस मीडिया में। ओटाइटिस मीडिया जो है इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर क्लेफ्ट, नॉट जस्ट द मिडिल ईयर कैविटी बट मिडिल ईयर क्लेफ्ट। अब मिडिल ईयर क्लेफ्ट है क्या? मिडिल ईयर क्लेफ्ट में हमारे पास 5 हिस्से आ जाते हैं इसके। सबसे पहला मिडिल ईयर कैविटी, दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑडिटस, तीसरा मेस्टोइड एंट्रम, चौथा मेस्टोइड एयर सेल्स, एंड देन पांचवा यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, तो इन 5 हिस्सों की इन्फ्लेमेशन को बेसिकली हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे हिस्से हों तभी ओटाइटिस मीडिया नाम है। इनमें से एक होगा, फिर वो फैलता फैलता दूसरे पे चला जाएगा, तीसरे पे चला जाएगा, तो फिर वो ओटाइटिस मीडिया। एक को भी हम ओटाइटिस मीडिया ही कहेंगे, 500 को भी ओटाइटिस मीडिया ही कहेंगे। अब ओटाइटिस मीडिया इज़ डिवाइडेड इनटू अक्यूट एंड क्रॉनिक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन। अगर 3 वीक से कम है तो फिर ये अक्यूट है, एंड अगर 3 मंथ से ज़्यादा है तो फिर ये क्रॉनिक है। तो 3 वीक्स टू 3 मंथ के बीच में फिर इसको क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं सब अक्यूट। सही है, तो इन दोनों के बीच में जो वक्फा आएगा उसको हम कहेंगे सब अक्यूट। उसके अलावा इसकी एक और क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ पस फॉर्मेशन। अगर पस फॉर्म हो रही है तो वो सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहलाता है, अगर पस नहीं फॉर्म हो रही तो वो नॉन सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी लिमिटेड टू द अक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अब अक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू, एज आई सेड बिफोर, सप्यूरेटिव एंड नॉन सप्यूरेटिव। ठीक है, सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया एंड नॉन सप्यूरेटिव। ठीक है, ASOM अक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है,
एंड देन नॉन सपोर्टेटिव कर दो, उसका शॉर्ट फॉर्म मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सही है, अब सबसे पहले एक्यूट सपोर्टेटिव ओटाइटिस मीडिया को डिस्कस कर लेते हैं। तो acute suppurative otitis media is basically inflammation, rather acute inflammation of middle ear cleft, ठीक है, बाय पायोजेनिक बैक्टीरिया। तो पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया जब इन्फ्लेमेशन करवाएंगे मिडिल ईयर क्लेफ्ट की, तो फिर वो कहलाएगा acute suppurative otitis media। अब ये होता क्यों है? दैट इज़ बेसिकली सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आफ्टर वायरल इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अक्सर। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का रिलेशन इससे कैसे है ये, और ये फैलता कैसे है कान की तरफ, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो राउट ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या है? अब होता कुछ यूँ है कि इसका जो राउट ऑफ इन्फेक्शन होता है ना, दैट इज़ 3 चीज़ों से, 3 जगहों से मिडिल ईयर कैविटीज़ तक हमारे पास इन्फेक्शन आ सकता है। सबसे पहला जो इन्फेक्शन आ सकता है दैट इज़ वाया ईस्टेशन ट्यूब। वी नो कि ईस्टेशन ट्यूब जो है नेज़ोफेरिंक्स को कनेक्ट कर रही होती है विद दी मिडिल ईयर कैविटी, ठीक है। वो एक ट्यूब है, तो उसका एक ल्यूमिन होगा, उस ल्यूमिन के थ्रू बैक्टीरिया ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया ज़रूरी नहीं है, वायरसेस भी ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली बैक्टीरिया, क्योंकि हम ASOM की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो माइक्रोब्स कैन ट्रेवल थ्रू ल्यूमिन ऑफ द ईस्टेशन ट्यूब, तो फिर इन्फ्लेमेशन करवा सकते हैं ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी, सही है। और दिस इज़ द मोस्ट कॉमन राउट ऑफ इन्फेक्शन। सेकंड जो होता है हमारे, दैट इज़ वाया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेसिकली, या फिर एक्सटर्नल ईयर। होता यूँ है कि जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, परफोरेशन हो जाती है उसकी, अ परफोरेशन कैन बी ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ओटाइटिस एक्सटर्ना, ऑल्दो वेरी रेयर कि इतना फैला हुआ ओटाइटिस एक्सटर्ना हो कि वो परफोरेट करके अंदर आ जाए, लेकिन हो सकता है। यूजुअली परफोरेशन ट्रोमेटिक होती है, ठीक है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की ट्रोमेटिक परफोरेशन की वजह से जो बैक्टीरिया है, या फिर जो मिडिल ईयर कैविटी है रादर, वो एक्सपोज हो जाती है टू आउटसाइड वर्ल्ड, तो फिर वो बैक्टीरिया से एक्सपोज हो जाती है, ठीक है। द थर्ड एंड द लीस्ट कॉमन वन इज़ ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन। अक्सर ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन नहीं हो रहे होते, डायरेक्टली ओटाइटिस मीडिया नहीं करवा रहे होते, लेकिन चांस है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि क्यों हमारे पास मिडिल ईयर कैविटी में इन्फेक्शन हो रहा है, इसके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से बंदों में होगा। तो इसका रिस्क फैक्टर जो है उसको हम, उसकी बेसिक फंक्शनिंग क्या होती है कि जो भी जगह में हमारे पास ईस्टेशन ट्यूब की फंक्शनिंग लॉस होगा, इंटरफेरेंस होगा, या फिर मेल फंक्शनिंग होगी ईस्टेशन ट्यूब की जिस भी कंडीशन में, वो हमारे पास एज ए रिस्क फैक्टर होगा, ठीक है। तो बेसिक फंडा क्या है? मेल फंक्शन ऑफ ईस्टेशन ट्यूब। अब ये मेल फंक्शन क्यों हो सकता है, इन विच कंडीशन हमें मिलेगा? सबसे पहले रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इनमें क्या होगा कि नेज़ोफेरिंग्स में वी नो कि सेशन ट्यूब की एक ओपनिंग नेज़ोफेरिंग्स में होती है, दूसरी ओपनिंग मिडिल ईयर में होती है। तो अगर नेज़ोफेरिंग्स वाली साइड पे इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर एडीमा होगी, हाइपरीमिया होगी, तो उससे वो ब्लॉकेज हो जाएगी उसकी, तो एयर ट्रेवल सही तरीके से नहीं कर पाएगी। और अगर एयर ट्रेवल नहीं कर पाएगी तो मिडिल ईयर तक नहीं पहुँचेगी है। उससे क्या होगा कि वो प्राइम हो जाता है मिडिल ईयर की, यहाँ पे बैक्टीरिया आ सकते हैं ईजीली। उसके अलावा ऑब्वियसली हमने पहले भी डिस्कस किया कि ट्रैवल कर सकते हैं माइक्रोब्स। तो अगर नेज़ोफेरिंग्स में इन्फेक्शन है तो वो लिटरली वो इन्फेक्शन ट्रैवल करता हुआ मिडिल ईयर तक आ सकता है थ्रू ईस्टेशन ट्यूब। तो अगर रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो ऐसे हो सकता है। और कौन सी चीज़ गले में, और कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। उसके अलावा नेज़ोफेरेंजियल जो ट्यूमर्स हैं वो भी हमारे पास रिस्क फैक्टर होते हैं, क्योंकि वो कंप्रेस कर देते हैं ईस्टेशन ट्यूब को, तो फिर कंप्रेशन सिम्टम्स की वजह से। उसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट में भी हमारे पास मेल फंक्शनिंग होती है ईस्टेशन ट्यूब की, एंड नेज़ल एलर्जीज़ में भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो रही होती है ईस्टेशन ट्यूब की, तो फिर वो भी एक रिस्क फैक्टर है।
अब बैक्टीरिया कौन कौन से इंक्लूडेड हैं उसको भी देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया जो हैं हमारे पास इंक्लूडेड, दे आर, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, देन वी हैव हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, मोरक्सेला है, ठीक है, उसके बाद स्टेफोरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है, सूडोमोनास है। तो ये हमारे पास कौन से बैक्टीरिया हैं जो बायोजेनिक या फिर एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया करवा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स को ऑफ दी ASOM, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसमें हमारे पास जो डिज़ीज़ होता है वो स्टेज डिज़ीज़ होता है, तो स्टेजेस में रन करता है वो। तो उसका एक पहला स्टेज होगा, फिर दूसरा स्टेज होगा, तो स्टेप बाय स्टेप मैनर में ही रन कर रहा है। तो पहला जो स्टेज होता है वो कहलाता है स्टेज ऑफ ट्यूबल अक्लूजन। अब स्टेज ऑफ ट्यूबल अक्लूजन जो होता है उसमें क्या है, एज ए नेम सजेस्ट यूस्टेशन ट्यूब की ब्लॉकिंग हो रही है, ठीक है। अब वो ब्लॉकिंग क्यों हो रही है, एडीमा एंड हाइपरीमिया की वजह से। एडीमा हाइपरीमिया क्यों हो रहा होगा, प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजोफेरिंक्स। ठीक है, तो नेजोफेरिंजियल एंड ऑफ यूस्टेशन ट्यूब्यूल में एडीमा और हाइपरीमिया हो रहा है, जिसकी वजह से जो एयर हमारे पास जा रही थी टूवर्ड्स द मिडिल ईयर थ्रू यूस्टेशन ट्यूब वो नहीं जा रही। ठीक है, तो मिडिल ईयर कैविटी में एयर अब नहीं जा रही, और जो पुरानी एयर है वो यूजुअली एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि एयर ज़्यादा वक्त तक नहीं रहती, वो सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो मिडिल ईयर कैविटी में अब हमारे पास जो एयर प्रेशर होगा जिसको हम कहते हैं इंट्रा टिम्पेनिक प्रेशर, वो क्या होगा, अब नेगेटिव हो जाएगा। सही है, अब वो नेगेटिव प्रेशर क्या करेगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को रिट्रैक्ट कर देगा, खींच लेगा वो। तो फिर हमें जब हम ऑटोस्कोपी से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिट्रैक्टेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा हमें सिंस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का शेप चेंज हो गया है तो जो उसका कोन ऑफ लाइट है वो भी लॉस होगा। सही है, तो दिस इज़ योर स्टेज ऑफ ट्यूबल अक्लूजन। सिम्टम्स कौन कौन से होंगे स्टेज ऑफ ट्यूबल अक्लूजन में, तो डेफनेस मिल सकती है एंड ईयर एक मिल सकता है। ऑल्दो जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं होते हैं, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं काफ़ी, ठीक है। तो दिस इज योर स्टेज 1, दैट इज़ योर स्टेज ऑफ ट्यूबल अक्लूजन। फिर हमारे पास आता है स्टेज ऑफ प्री सेपरेशन। इसमें क्या होता है कि पस फॉर्मेशन नहीं हुई होती लेकिन एक्सुडेट आ जाता है, ठीक है। ये कब होता है, दिस इज़ ड्यू टू प्रोलॉन्ग ट्यूबल अक्लूजन। जब प्रोलॉन्ग ट्यूबल अक्लूजन होगी तो मैंने जैसे बताया था वो प्राइम टारगेट हो जाता है फॉर बैक्टीरिया, तो इन्वेजन हो जाती है ऑफ पायोजेनिक बैक्टीरिया। तो अगर इन्वेजन हो जाएगी पायोजेनिक बैक्टीरिया की तो इन्फ्लेमेशन होगी, तो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट मिलेगा इन मिडिल ईयर। सही है, उसके अलावा सिम्टम्स हमें क्या मिलेंगे इसमें, वही डेफनेस मिलेगी एंड ईयर एक मिलेगा। इस दफ़ा ये दोनों सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर होंगे, तो थ्रॉबिंग ईयर एक होगा और डेफनेस भी ज़्यादा होगी। उसके अलावा फीवर मिल सकता है, इन्फेक्शन है तो फीवर मिल सकता है, दूसरा टेनाइटिस भी मिल सकती है। सही है, साइंस में हम जब देखेंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को तो हमें क्या मिलेगा, तो हमारे पास जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगी ना वो कंजेस्टेड मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई है तो वो एक्सुडेट रिलीज़ हो रहा है वगैरह, वेसल्स भी कंजेस्टेड हुई पड़ी होंगी, ठीक है। और इसकी कंजेस्टेड जो अपीयरेंस होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की उसको हम कहते हैं कार्टव्हील अपीयरेंस या फिर कार्टव्हील टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, क्योंकि वेसल्स जो होती है उसकी पैटर्न ऐसा बना होता है कि कार्टव्हील जैसा हो। उसके अलावा कंडक्टिव डेफनेस भी हमें मिल सकती है यहाँ पे। द थर्ड स्टेज इन acute suppurative otitis media is the stage of separation. Separation means pus formation, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यहाँ पर अब पस फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। इस पस फॉर्मेशन की वजह से जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो बल्ज आउट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे इसमें,
सिम्टम हमारे पास होगा बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है, डेफनेस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, फीवर बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि वॉमिटिंग एंड कन्वल्जन्स भी आ सकते हैं, ठीक है। साइंस में हमें क्या मिलेंगे, एक तो बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिलेगी, सही है। तो मेन साइंस की यही होगी कि पूरा बल्ज हुई हुई होगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो नॉर्मल एनाटमी है, जैसे हम हैंडल नज़र आ रहा होता है वेलियस का या अम्बू नज़र आ रहा होता है, वो भी ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आएगा हमें बस एक बल्ज नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब ये बल्ज हो रहा है तो अब क्या होगा कि अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, पतली है, तो ऑब्वियसली जितना प्रेशर दोगे थोड़ी देर बर्दाश्त करेगी, लेकिन ज़्यादा देर अगर ये रहा तो फिर वो रप्चर हो जाएगी। तो दैट begins the fourth stage of the acute suppurative otitis media, that is the stage of resolution, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रप्चर हो जाता है ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सही है। और रेजोल्यूशन शुरू हो जाती है ऑफ द इन्फ्लेमेशन, अब ये दोनों यूजुअली रिलेटेड नहीं होते, लेकिन दोनों साथ में इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि टाइम गुजर जाता है, तो टाइम के साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाती है और रेजोल्यूशन भी हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर डिजीज़ इतना सिवियर नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है, या फिर ट्रीटमेंट ले रहा है बंदा, तो रेजोल्यूशन पहले हो जाए कि रप्चर होगा ही नहीं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि रप्चर ना हो, रेजोल्यूशन हो जाए, ठीक है। सिम्टम्स में हमारे पास सिम्टम्स इसके अब कम होना शुरू हो जाएंगे, तो फीवर कम हो गया, पेन कम हो गया, डेफनेस कम हो गई, सारी चीज़ें, ठीक है। साइंस में हमें क्या मिलेगा, अगर रप्चर हो गया तो परफोरेशन नज़र आएगी हमें इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है, सिंस परफोरेशन हो गई है तो वहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यूजुअली वो ब्लडी डिस्चार्ज होता है, सही है। तो दिस इज़ द स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन। फिर हमारे पास अगर रिजॉल्व नहीं हुआ फॉर वट एवर रीज़न, वायरलेंस ज़्यादा है या फिर अगेन फॉर वट एवर रीज़न, तो फिर आता है इसका स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशंस ओटाइटिस मीडिया की थ्रू आउट ओटाइटिस मीडिया सेम होती हैं, एक्यूट की भी सेम है, क्रॉनिक भी की भी सेम ही होगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 90% सेम ही है। अब कॉम्प्लिकेशन क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास ओटाइटिस मीडिया अगर फैलेगा तो वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर सकता है। सुपीरियरली क्रेनियल कैविटी है, क्रेनियल कैविटी को इन्वॉल्व कर दिया, पोस्टीरियरली मेस्टॉइड है, मेस्टॉइड को इन्वॉल्व कर लिया, यूजुअली ये दो मेन टारगेट्स होते हैं। बाकी हमारे पास इन्फीरियरली जो था वो जुगुलर बल्ब था, तो उधर इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं होता, तो उसको नहीं करेगा। पोस्टीरियरली हमारे पास एक और चीज़ गुजर रही होती है, फेशियल नर्व, तो फेशियल नर्व की पैरालिसिस करवा देगा, तो ये हम अब लिख लेते हैं, ठीक है। तो डिजीज़ जो है स्प्रेड्स बियॉन्ड द मिडल ईयर क्लेफ्ट, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, मेस्टोइडाइटिस हो सकती है, उसके अलावा सब पेरियोस्टल एब्सेस हो सकती है, फेशियल पैल्सी हो सकती है, फेशियल पैरालिसिस हो सकती है, लेब्रिंथाइटिस हो सकती है, इनर ईयर की इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ब्रेन एब्सेस हो सकती है, लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकती है, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ गई। अब ट्रीटमेंट क्या है इसकी, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रीटमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, ट्रीटमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू टू, क्या क्या, मेडिकल एंड सर्जिकल। अब मेडिकल में वीनो के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स तो देंगे। एंटीबायोटिक्स अब कैसे देंगे, कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं। अगर कल्चर सेंसिटिविटी नहीं भी करवानी तो यूजुअली हमें पता है कि ग्राम पॉजिटिव है तो पेंसिलिन वगैरह देना शुरू कर देंगे हम लोग, या फिर सेफलोस्पोरिन दे दी, यही ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सारी। पेन है तो एनाल्जेसिक दे दी, ठीक है। बाकी रूट कॉज से रिलेटेड अगर है तो हमने नेज़ल डिकंजेस्टेंट दे दिए ताकि ईस्टेशन ट्यूब का थोड़ा सा मसला वो सही हो जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि मेन रिस्क फैक्टर तो ईस्टेशन ट्यूब का मसला है ना इसमें, तो इसलिए। उसके अलावा ईयर टॉयलेट भी करवा सकते हो, अगर परफोरेशन हो गई है, ज़्यादा पस आ रही है तो उसको वॉश आउट वगैरह करवा सकते हो। सर्जिकल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीर इंसिजन देते हैं
in the posterior inferior part of the tympanic membrane. ठीक है, इस इंसिजन के प्रोसेस को हम बोलते हैं मायरिंगोटोमी. मायरिंग इज बेसिकली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टोमी मीन्स टू कट. तो पोस्टीरियर इन्फीरियरली बेसिकली इंसिजन दिया जाता है इन दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. फिर ट्यूब लगता है, ग्रोमेट ट्यूब होता है, वो फिर ड्रेन कर रहा होता है पस को वगैरह, एंड फिर वो रिजॉल्व होने के कगार पे ही होता है बेसिकली जब ये काम हो चुका होता है, क्योंकि हम ट्रीटमेंट भी दे ही रहे होते हैं, तो इसलिए वो रिजॉल्व हो जाता है. तो ये था हमारे पास एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया. फिर अब अदर टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया भी डिस्कस कर लेते हैं, अदर टाइप्स ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को. तो अदर टाइप्स में हमारे पास जो पहला है दैट इज़ द एक्यूट नेक्रोटाइजिंग. ये भी सेपरेटिव की टाइप है, ये सिवियर फॉर्म ऑफ सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है. सही है, एज द नेम सजेस्ट, सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया नेक्रोटाइजिंग. खैर उस ये क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, यूजुअली बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका की वजह से. ये बच्चों में पाया जाता है द डिज़ीज़, एंड अक्सर उन बच्चों में जिनको पहले इन्फ्लुएंजा हो या स्कारलेट फीवर हो या मीज़ल्स हो, तो उसमें दिस इज़ क्लासिफाइड बाय रैपिड डिस्ट्रक्शन और कैरेक्टराइज बाय रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ tympanic membrane and discharge from the ear, that is known as otorrhea. सही है. यूजुअली अगर ये हील होना होता है तो इट हील्स आइदर बाय फाइब्रोसिस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और कॉलेस्टिएटोमा फॉर्मेशन. अब कॉलेस्टिएटोमा है क्या, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, जो क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया की होगी. अभी के लिए बस ये याद रखो कि कॉलेस्टिएटोमा से ही हील हो रहा है. ट्रीटमेंट इसकी क्या है, ट्रीटमेंट इज़ योर एंटीबायोटिक्स, एंड अगर सर्जिकली करना होता है तो हमें मेस्टॉइडेक्टमी तक भी जा सकते हैं, कॉर्टिकल मेस्टॉइडेक्टमी. सही है, वो तो डिपेंड करता है कहाँ तक डिजीज़ पहुँचा है तो उस पर होता है. देन वी हैव दी सेकेंड वन, दैट इज़ योर सीरस ओटाइटिस मीडिया. ठीक है, सीरस ओटाइटिस मीडिया जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया. इसमें हमारे पास नॉन पिरुलेंट इफ्यूजन होती है, ठीक है, जो यूजुअली स्टेराइल होती है. इसकी पैथोजेनेसिस में हमारे पास दो फैक्टर्स काम में आते हैं. वन इज़ द मेल फंक्शन ऑफ द ईस्टिशन ट्यूब, जिस वजह से बेसिकली इफ्यूजन होना शुरू हो जाती है. दूसरा है इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ मिडल ईयर ड्यू टू एनी रीज़न. अगर मिडल ईयर की सिक्रीशंस बढ़ जाएँ तो फिर उस वजह से भी सीरस ओटाइटिस मीडिया होता है. अब मेल फंक्शन ऑफ ईस्टिशन ट्यूब में हमारे पास एडेनॉइड हाइपरप्लेजिया आ गया, ठीक है, क्रॉनिक साइनसाइटिस आ गया, टॉन्सिलाइटिस आ गया, क्लेफ्ट पैलेट आ गया, एंड नेज़ोफेरेंजियल ट्यूमर्स आ गए. तो वही जो हमने मेल फंक्शन पहले डिस्कस किए थे वो सारे के सारे ये हैं. उसके अलावा कभी कभी वायरल इन्फेक्शंस, या फिर ऐसा होता है कि अगर हमने एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है ना, हमने उसको बेसिकली ट्रीट किया लेकिन हमने एंटीबायोटिक्स पूरा कोर्स नहीं दिया या फिर अच्छी वाली एंटीबायोटिक नहीं दी, तो फिर यह होता है कि वो कंप्लीट रेजोल्यूशन नहीं होती, वो सेपरेटिव से प्री सेपरेटिव में चला जाता है लेकिन रिजॉल्व नहीं होता. तो अगर प्री सेपरेटिव में है तो ये यूजुअली फिर सीरस ओटाइटिस मीडिया की तरफ जाना शुरू हो जाता है. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स इसके वही हैं जो हमारे पास आते हैं एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के. ईयर एक होगा, हियरिंग लॉस होगा, ठीक है, आया. लेकिन इसमें जो साइंस हमें मिलेंगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, तो हमें डल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है, कोन ऑफ लाइट लॉस मिलेगी, और फिर रिट्रैक्शन मिल सकती है, और डिक्रीज मोबिलिटी इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. तो ये हमारे पास इसकी साइंस है. ये थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि हमें एक्यूट सेपरेटिव में हमें कंजेस्टेड मिलती है अक्सर, इसमें हमें बस डल एंड ओपेक मिल रही होती है. ट्रीटमेंट हमारे पास यूजुअली जो हम इसकी देते हैं मेडिकल मेन होती है. मेडिकल में इसके अंडरलाइंग कॉजेज़ को हम लोग ट्रीट कर रहे होते हैं, जैसे डीकंजेस्टेंट दे दिया, एंटी एलर्जिक्स दे दिए. अगर एक्यूट सेपरेटिव पहले था तो फिर उसको प्रॉपरली ट्रीट कर देना एंटीबायोटिक्स के साथ. उसके अलावा हमारे पास दूसरी चीज़ ये भी होती है कि मिडिल ईयर एरेशन करवाते हैं हम लोग. अब मिडिल ईयर एरेशन मतलब कि स्टेशन ट्यूब है ना, तो उसको ओपन क्लोज करवाना थ्रू एनीथिंग,
अब वो कैसे करवा सकते हैं, एक तो वेल्सेल्वा मैन्यूवर के थ्रू, ठीक है। तो ये दिन में आई थिंक 3-4 दफ़ा वेल्सेल्वा मैन्यूवर हर घंटे करना होता है ताकि एयर सही तरीके से ट्रैवल हो सके टुवर्ड्स दी मिडिल ईयर, ताकि वो एयर आएगी तो फिर वो हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर ऐसा नहीं करना तो कैथेटर करवा दो, कैथेटराइजेशन करवा दो यूस्टेशन ट्यूब की, ठीक है। एंड ये भी नहीं करना तो च्यूइंग गम इज़ दी सिंपलेस्ट आंसर, क्योंकि उसमें फिर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट मूव कर रहा होता है तो उसकी रिलेशन होती है यूस्टेशन ट्यूब से, तो उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल करवा देता है। ये तो थी मेडिकल ट्रीटमेंट। फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट भी आ सकती है, तो मायरिंगोटोमी विथ ग्रोमेट ट्यूब यूजुअली हमारे पास होता है। अगर सीवियर केस हो तो फिर कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी भी की जा सकती है, ऑल्दो दैट इज़ बहुत दूर की बात। यूजुअली मायरिंगोटोमी तक ही रहता है ये। फिर है हमारे पास द थर्ड पार्ट, दैट इज़ दी एरो ओटाइटिस मीडिया। एरो ओटाइटिस मीडिया बेसिकली मीन्स कि यूस्टेशन ट्यूब जो है वो यूजुअली एयर प्रेशर मेंटेन करता है इन दी मिडिल ईयर कैविटी, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि जो बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर वो इतना ज़्यादा होता है कि वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन करवा देता है ऑफ द मिडिल ईयर, एंड उसमें क्या होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट भी जाती है अक्सर, ठीक है। तो ये अक्सर कौन से प्रेशर पे हो रहा होता है, 90 mmHg के प्रेशर पे, सही है। एंड ये यूजुअली हो कब रहा होता है, एयर फ्लाइट्स के थ्रू या फिर ऐसी कोई चीज़, एयर फ्लाइट हो गया या फिर रैपिड डिसेंड, अंडर वाटर डाइविंग, इन चीज़ों में हमारे पास अक्सर एरो ओटाइटिस मीडिया होता है। इसमें हमें रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिल सकती है, इवन परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी मिल सकती है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में हमारे पास क्या मिलेगा, सीवियर एयरएक मिलेंगे, कान का शदीद दर्द होगा कान में, एंड टेनाइटिस मिल सकती है, और हियरिंग लॉस मिल सकता है ऑफ बोथ टाइप्स, सेंसरी न्यूरल भी मिल सकता है एंड कंडक्टिव डेफनेस भी मिल सकती है। कंडक्टिव मोर कॉमन होती है, सेंसरी न्यूरल रेयर होता है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, मिडिल ईयर एयरेशन। मिडिल ईयर एयरेशन कैसे करवाओगे वो उसके रस से पहले ही हमें पता है, ठीक है। तो दिस इज़ योर अक्यूट ओटाइटिस मीडिया।